मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, कहानी हमारी आज की काफी डिमांडिंग, आप लोगों के काफी कमेंट्स आए थे, काफी मेल्स आए थे कि कहानी मुंबई अटैक 26/11, जो शायद ही आज के दौर का कोई हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी नागरिक हो, 140 करोड़ में से शायद ही ऐसा कोई नागरिक हो जो इस कहानी के बारे में ना जानता हो या इस कहानी के बारे में ना सुना हो। तो कहानी, हालांकि इसके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो इस कहानी को काफी लोगों ने इंटरनेट पे सुनाया है और बिल्कुल एज इज टू एज, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सुनाया है। कहीं पे भी किसी भी तरह का फॉल्ट मुझे नजर नहीं आया। किसी कई कई लोगों के चैनल को मैंने खंगाला। हाँ, कहानी में अगर बाकी सारे चैनलों में अगर कोई किसी चीज की मिसिंग मुझे लगी तो वो लगी मुंबई अटैक के 26/11 हमले का जो मास्टर माइंड था, डेविड कॉलमैन हेडली की कहानी। अगर आप लोगों में से कई लोग नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुंबई अटैक जब हुआ था 26/11, इसके पीछे जब जिस दिन ये हमला हुआ था 26 तारीख को, नवंबर के महीने में 2008 में, जिस दिन ये हमला हुआ था, इसके पहले की मेहनत, इसके पहले का उन लोगों की तरफ से मैं कह रहा हूं मेहनत, हमारे तरफ से तो, हमारे लिए तो खैर वो ब्लैक डे ही था। कहने का अर्थ मेरा ये था कि उन लोगों ने इसके पीछे कितनी मेहनत की, क्या क्या किया, उन्हीं में से एक मास्टरमाइंड हेडली की कहानी आज मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि आखिरकार ये हेडली कौन था, कैसे इन्होंने प्लानिंग किया, क्या क्या चीजें इनको बताया गया था, कितने रुपए ये लिए ये कामों को करने के लिए, इन कामों को करने में किन किन चीजों की परेशानियां हेडली को आई थी। हेडली की गिरफ्तारी होने के बाद हेडली ने अपना क्या क्या बयान दिया, किन किन बयानों पे पुलिस को विश्वास हुआ, किन किन बयानों को रीचेक किया गया, उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कहा यह जाता है कि जब डेविड हेडली ने पहली बार सितंबर 2006 में ताज होटल में प्रवेश किया था, तो वहां की समृद्धि और वहां के काम करने वाले लोगों का व्यवहार को देखकर उन्होंने महसूस किया था कि इस जगह को तबाह करना इतना आसान नहीं होगा। टावर लॉबी में और उनकी मादक महक और सी लाउंज की खिड़कियों से गेटवे ऑफ इंडिया के दृश्य ने उसे करीब करीब विश्वास दिला दिया कि इस होटल को नष्ट करना, इस होटल को बर्बाद करने के बारे में सोचना गलत है। मुंबई की अपनी पहली यात्रा के दौरान हेडली के पास ताज होटल में रुकने लायक पैसे भी नहीं थे। वहां से 4.5 मील दूर भूला भाई रोड पर अपना ठिकाना कायम करने के बाद हेडली करीब करीब रोज ताज होटल उनका आना जाना लगा रहता था। वहां के वेटरों, वहां के मैनेजरों और मेहमानों ने उन्हें अक्सर हार्बर बार में फ्रेंच शैंपेन का ग्लास हाथ में लिए देखा। हेडली की कई अनदेखी नहीं कर सकता था, कोई भी आदमी उनको अनदेखा नहीं कर सकता था। एड्रिन लेवी और कैथी स्टॉक क्लॉर्क मुंबई हमलों पर अपनी किताब द सीज द अटैक ऑन द ताज में लिखते हैं कि हेडली की हाइट 6 फीट 2 इंच लंबा था। उनके सुनहरे लंबे बाल पोनी टोल में बंधे रहते थे। वो अक्सर मुड़ी तुड़ी आसमानी जींस और कमीज में नजर आता था और उसके कंधों से एक चमड़े की जैकेट हमेशा लटकती रहती थी। उनके कलाई में करीब 9 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी बंधी रहती थी। मुंबई में वो डेविड के नाम से मशहूर था, लेकिन अपनी बहन शेरी, सौतेले भाइयों हमजा और दानियाल, पत्नियों पेशियों सजिया, फैजा और सबसे बेहतर करीब दोस्त तसव्वुर राना के लिए वो पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी था, जिसका असल नाम था दाऊद सलीम जिलानी। दाऊद के हैं या डेविड के पिता सैयद सलीम जिलानी पाकिस्तान के नामी ब्रॉडकास्टर थे। वो कुछ सालों के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करने के लिए वाशिंगटन गए हुए थे। उनकी मुलाकात 19 साल के सेरिल से हुई थी, जो मैरीलैंड विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। दोनों ने शादी करने का फैसला किया और पाकिस्तान आ गए, लेकिन ये शादी अधिक दिनों तक नहीं चली और सन 1966 में से शेरिल और जिलानी के बीच तलाक हो गया था। शेरिल वापस अमेरिका लौट आई और दाऊद अपने पिता और अपनी सौतेली मां के साथ लाहौर में ही रहा। लेकिन जब दाऊद 16 साल का हुआ तो वो अपनी मां के पास अमेरिका चला गया।
सन 1984 में उनका फिर पाकिस्तान से आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी बीच में उनका संपर्क ड्रग तस्करों से हुआ और वो हीरोइन तस्करों के काम में लग गया था। 4 वर्षों तक कस्टम अधिकारियों ने उसे फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर 2 किलो हीरोइन के साथ पकड़ लिया। उसके पिता ने उससे अपने संबंध तोड़ लिए। जर्मन अधिकारियों ने उसे अमेरिका को सौंप दिया। वहां उसने अमेरिकियों से एक सौदा किया जिसके तहत तय हुआ कि उनके लिए मुखबिर का काम करते हुए पाक अमेरिकी हेरोइन नेटवर्क में घुसपैठ कर उनकी गुप्त सूचना ड्रग इन्फॉर्मेंट्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन डीईई तक पहुंचाएगा। उनसे इस बात की डील हुई थी। अगस्त 1999 में दाऊद की पाकिस्तान वापसी हुई। इसके लिए इस यात्रा का हवाई टिकट अमेरिकी सरकार ने खरीदा। उसके बाद एड्रिन लेवी और कैथी क्लॉट लिखते हैं कि उसने घुसपैठ के बिल्कुल किताबी तरीके पर अमल किया। उसने एक पारंपरिक पाकिस्तानी महिला साजिया अहमद से शादी की। उसने अपने पिता की मदद से, जो अब तक रेडियो पाकिस्तान के महानिदेशक बन चुके थे, लाहौर नगर के पास के इलाके में एक घर खरीदा। साल 2000 के अंत में जब अलकायदा ने यमन में अमेरिकी यूएसएस पोल पर हमला किया तो डेविड ने लश्कर जिहाद फंड में 50,000 रुपये का चंदा दिया और जमातुल दावा के प्रमुख हाफिज सईद का भाषण सुनने गया। लश्कर के लोग गोरी चमड़ी होने के नाते कॉलमैन को शक की निगाह से देखते थे। अगले 2.5 सालों तक दाऊद कभी पाकिस्तान में रहता तो कभी अमेरिका में। इन दोनों जगह वो अलग अलग जिंदगी जी रहा था। इस बीच वो पूरी तरह से लश्कर के संपर्क में आ चुका था और लाहौर से 15 किलोमीटर दूर मुरीद के में लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग ले रहा था। इस बीच में उसने सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया था। शराब, टीवी और मोबाइल फोन से मुंह मोड़ लिया था। मशहूर डेनिश पत्रकार कारे सोइंस अपनी किताब द माइंड ऑफ द टेररिस्ट द स्टेजेस केस ऑफ डेविड हेडली में लिखते हैं कि दाऊद का सपना था कि कश्मीर में लड़ने के लिए भेजा जाना चाहिए, लेकिन लश्कर के नेता जैकुर रहमान लकवी ने के नजर में इस अभियान के लिए दाऊद की उम्र कुछ ज्यादा हो चुकी थी। उसने लश्कर के कमांडर साजिद मीर से कहा कि वो भारत पर हमले की बड़ी योजना में हेडली को भी शामिल करे। लश्कर को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो लंबे अरसे तक कैमरे और नोटबुक के साथ मुंबई आ जा सके और जिस जिस लोगों से घुलने मिलने से कोई परहेज न हो। इसके बाद जून 2006 में दाऊद को आधिकारिक रूप से इस अभियान में शामिल कर लिया गया। उससे कहा गया कि वो एक अमेरिकी पर्यटक का वेश बनाए जो घूमने के लिए मुंबई जाकर वहां की सारी जानकारी जमा करे। इसके लिए दाऊद पहले अमेरिका गया, जहां उसने दाऊद नाम छोड़कर नया नाम डेविड कोलमैन हेडली धारण कर लिया। इसके लिए इस नाम से एक नया पासपोर्ट बनवाया। जो पासपोर्ट में अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उसकी ओरिजिनल पासपोर्ट है। उसके बाद कोरेस एरोन्स लिखते हैं कि जब हेडली पाकिस्तान लौटा तो साजिद मीर ने उसे सलाह दी कि नमाज में सजदा करते हुए अपने माथे को धीमे से जमीन से छुआए ताकि उसके माथे पर वो निशान न बन पाए जो 5 वक्त नमाजियों के माथे पर बन जाता है। अक्सर मुस्लिम में रिवाज है कि जो 5 वक्त का नमाज जिन लोगों को आप लोगों ने देखा होगा पढ़ते हुए, उनके माथे पर एक निशान सा बन जाता है गोल आकार का। इसीलिए उसे इस तरह से मना कर किया गया था। इसके बाद हेडली को इस रोल के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग दी गई। उसको सिखाया गया कि गुप्त संदेश को किस तरह से एक ड्राफ्ट के तौर पर सेव किया जाए और पढ़ने वाले व्यक्ति को संदेश न भेजकर उसे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दे दिया जाए। उन्होंने आगे लिखा कि हेडली के हैंडल्स ने उसे मुंबई के खर्चे के लिए $25,000 भी दिए। जब हेडली भारत जाने के लिए तैयार हुआ तो उसे 10 डिजिट का एक नंबर दिया गया जिसके पहले 3 डिजिट थे 646, जो अमेरिका में मैनहन का एक एरिया कोड था। लेकिन ये नंबर डायल करते ही कॉल पाकिस्तान में उसके हैंडलर्स को फॉरवर्ड हो जाती थी। हेडली को बताया गया कि अगर उसे उनसे संपर्क करना हो तो इस नंबर का इस्तेमाल किया जाए। जो आप लोग देख रहे होंगे, जो मैंने आपको दिखाया वो नंबर का कोड वर्ड वाला नंबर। उसके बाद हेडली ने पहली बार सितंबर 2006 में मुंबई में कदम रखा। उसने ऐसी मार्केट में अपना दफ्तर बनाया। हेडली ने अपनी कंपनी का नाम रखा फर्स्ट वर्ल्ड, जिसका काम था अमेरिका में काम करने वाले लोगों को वीजा दिलाने में मदद करना। उसने एक भारतीय सेक्रेटरी को नौकरी पर रखा और अपनी कंपनी के बारे में अखबारों में इश्तेहार दिया, मतलब कि ऐड करवाए। हेडली 5 फिटनेस हेल्थ क्लब जाने लगा, जहां उसकी मुलाकात शिवसेना के सदस्य
विलास वर्क से हुई। विलास के जरिए वो मशहूर प्रोड्यूसर महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट से मिला। बाद में राहुल भट्ट ने एक किताब लिखी, हेडली एंड आई। इस किताब में उन्होंने लिखा हेडली के बारे में, सबसे पहले जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो थी उनकी आंखें। उनकी एक आंखें भूरी थी तो दूसरी हरी। उनका लहजा दोस्ताना था। मुझे उसने उसके हाथों की मजबूत और आत्मविश्वास से बड़ी पकड़ ने प्रभावित किया था। वो काला चश्मा लगाए हुआ था, जिसके बाद मैं उसने उसने मेरे से मिलने के बाद उसने उतार दिया था। उसके सिर पर एक टोपी। वो हॉलीवुड के अभिनेता स्टीव सीगल की कार्बन कॉपी लगता था। उसने मुझे बताया कि वो भेलपूरी और पानी पूरी का दीवाना है, उनका कहना था ये। पर्यटन का बहाना बनाकर हेडली ने राजधानी दिल्ली का भी दौरा किया। वो खास तौर से नेशनल डिफेंस कॉलेज के पास गया था और उसको अपने पीले रंग के गार्मिन जेपीएस में कैद कर लिया। बाद में वो मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक फैशन शो में भी देखने गया था। सोरेंस लिखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी उसने अपने निशानों की सूची में शामिल कर लिया था। उसने गेटवे ऑफ इंडिया और पुलिस मुख्यालय की तस्वीरें भी ले ली थी। उसने मुंबई से ही हमले में शामिल होने वाले 10 लोगों के लिए बैग पैक खरीदे थे। वो 3 बार ताज होटल में रुका था और सिर्फ तफरीह के लिए उसने होटल से यादगार के तौर पर एक तौलिया और ट्रॉफी कप भी चुराया था। उसने भारत में हमले के लिए 20 से अधिक स्थानों का चुनाव किया था और अकेले मुंबई में उसने 50 घंटों का एक वीडियो शूट किया था। हेडली की खींची तस्वीरों और वीडियो का उसके हैंडलर ने बहुत बारीकी से अध्ययन किया और उसकी बताई हर जगह को गूगल अर्थ मैप से देखा गया ताकि पूरे अभियान का जायजा लिया जा सके। उन लोगों ने ताज होटल का एक ढांचा भी तैयार किया था, जहां घुसने और निकलने के लिए एक एक रास्ते के बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी। उसके बाद इस हमले में हेडली ने ही उस जगह को चुना था जहां पे चरमपंथियों को हमले के लिए मुंबई में उतरना था। उसने कई अमेरिकी और ब्रिटिश पर्यटकों के साथ एक फेरी पर ताज होटल के आसपास के इलाके में 2 बार चक्कर लगाया था, लेकिन उसको उसके सवालों का जवाब नहीं मिला। फिर वो मछुआरों के गांव में चला गया। सोरेंस लिखते हैं कि एक मछुआरे ने उसे अगले दिन सुबह सुबह आने की सलाह दी थी ताकि वो मुंबई के आसपास के समुद्र का असली अनुभव उठा सके। शुरू में तय किया गया था कि सभी हमलावर गेटवे ऑफ इंडिया के पास उतरेंगे, लेकिन हेडली की निगाह उस इलाके में कई गन पॉइंट्स पर थी जिस पर सुरक्षा गार्ड तैनात थे। बीच में लगा हुआ मछुआरों का छोटा सा गांव उतरने के लिए बेहतर जगह थी। वहां आसपास कुछ लोग जरूर थे, लेकिन वो उन लोगों में से नहीं थे जो कुछ अजूबा देखकर सवाल पूछे या पुलिस को बुलाए। हेडली ने उस गांव को इसलिए भी चुना कि वो दूर दराज के इलाके में नहीं था, जहां से उतरकर तेजी से मुख्य मार्ग पर जाया जा सकता था, जहां से टैक्सी से मिनटों में बिना किसी रुकावट के किसी भी स्थान पर पहुंचा जा सकता था। शुरू में जब हमले की साजिश चल रही थी तो इस पर गंभीरता से विचार किया गया था कि हमलावरों को हमले के बाद भारत से बाहर निकाल दिया जाए। ये सोचा गया था कि हमले के बाद हमलावर किसी बस को हाईजैक करके भारत के उत्तरी सीमा या कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे, या फिर वो अंधेरे में अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए बोट के जरिए ही भारतीय सीमा से बाहर निकल जाएंगे। उन हमलावरों के द्वारा ये भी सोचा गया कि कुछ हफ्तों तक मुंबई के एक फ्लैट में छिपे रहेंगे और बाद में उन्हें वहां से निकाल लिया जाएगा। सोरेनसन लिखते हैं कि बाद में मिले कुछ सुरागों से पता चलता है कि हमलावर अंत तक मानकर चल रहे थे कि वह पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। यही कारण था कि आदेश होने के बावजूद उन्होंने उस नौका को नहीं डुबाया था जिस पर सवार होकर उन्होंने मुंबई तक का सफर तय किया था। लेकिन उनके हैंडलर्स को पता था कि उनमें से कोई भी शख्स वापस बचकर नहीं आ पाएगा। सितंबर 2008 में हेडली को साजिद मीर से संदेश मिला कि हमला 29 सितंबर को किया जाएगा। लेकिन जब 10 हमलावरों के दल ने मुंबई की अपनी यात्रा शुरू की तो कुछ ही देर बाद बीच समुद्र में उनकी नौका डूब गई। वो सब इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक नई नौका और नए हथियारों के साथ अपनी यात्रा फिर से शुरू की। उसमें भी कुछ अड़चने आ गई। साजिद मीर इस बारे में हेडली को लगातार सूचना देता रहा, लेकिन नवंबर के मध्य में हेडली के पास साजिद के पास से एक नया संदेश आया कि जल्द ही हमले का तीसरा प्रयास किया जाएगा। 26 नवंबर की शाम उसे एक और संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि हमला शुरू हो चुका है। हेडली ने अगले 3 दिन तक अपने टीवी के सामने बिताए। बाद में उसने अमेरिका की जेल में भारतीय जांच एजेंसी के अधिकारियों
लोकनाथ बेहरा, साजिद सापू और स्वयं प्रकाश प्राणी को बताया कि 26 नवंबर को जब मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था, अचानक से खबर आई कि मुंबई पर 10 लोगों ने हमला बोल दिया है। वो 10 लोग काम सिर्फ इसलिए अंजाम दे पाए क्योंकि मैंने उन्हें वहां का एक एक ब्यौरा दिया था। मैं उन लोगों से अपने जीवन में कभी नहीं मिला था। हमले के 4 महीने बाद मार्च 2009 में हेडली ने एक बार फिर मुंबई की यात्रा की। इस बार वो चर्च गेट के होटल आउटरेम में ठहरा, जहां वो पहले भी एक बार ठहर चुका था। 3 अक्टूबर 2009 को जब हेडली शिकागो से पाकिस्तान जाने के लिए फिलाडेल्फिया हवाई अड्डे पर विमान में बैठ रहा था तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में भारत के पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई ने साफ तौर पर कहा कि हेडली के डबल एजेंट होने की संभावना विश्वास करने योग्य है। कुछ दिनों के लिए हेडली के दोस्त रहे राहुल भट्ट ने लिखा कि इसका सबसे बड़ा सबूत था कि हेडली न सिर्फ अपना नाम बदलवाने में सफल रहा बल्कि उसने अपना नया नाम से पासपोर्ट भी बनवा लिया। पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई तो यहां तक कहते हैं कि हेडली संभवतः अकेला अमेरिकी था जिसके पासपोर्ट पर उसके पिता सलीम गिलानी का नाम अंकित नहीं था। वो 3-4 सालों के अंदर 8 या 9 बार भारत और पाकिस्तान के अंदर और बाहर गया। पूरी दुनिया जानती है कि 9/11 के बाद अमेरिका अपनी सुरक्षा के प्रति इतना सजग था। अमेरिका से पाकिस्तान जाने वाली हर यात्री पर नजर रखी जा रही थी। ये समझ में नहीं आने वाली बात है कि इस बीच अमेरिकी प्रशासन ने एक बार फिर हेडली से सवाल जवाब करने की जरूरत क्यों नहीं समझी। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यार्पण संधि में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में कोई अपराध करता है और अगर उसे अमेरिका की धरती पर पकड़ा जाता है तो भारत उसके प्रत्यार्पण की मांग कर सकता है। लेकिन हेडली ने संभवतः अमेरिका से एक सौदा किया कि वो उसके साथ पूरा सहयोग करेगा बशर्ते उसे भारत या पाकिस्तान को प्रत्यार्पित न किया जाए और अमेरिका इसके लिए राजी भी हो गया। समझ सकते हैं अमेरिका की चाल को। पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई कहते हैं कि यह जग जाहिर है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय अधिकारियों को हेडली से सवाल जवाब करने की अनुमति मिलने में बहुत अधिक समय लगा और तब भी उन्हें कुछ ही सीमित सवाल पूछने की ही छूट मिली थी। अमेरिकियों को इस बात का अंदाजा था कि अगर हेडली से और सवाल पूछे गए तो अमेरिकियों की भूमिका पर पर्दा डालना मुश्किल हो जाएगा। डेविड कोलमैन हेडली को इस समय अमेरिका की एक जेल में 35 साल के लिए बंद रखा गया है। यही थी हेडली की आज तक की कहानी, जो आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे कि इसमें पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका की कितनी भूमिका रही होगी। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी तक अमेरिका का इसमें क्या भूमिका है नहीं है, कितनी भूमिका थी नहीं थी, इसकी कोई स्पष्टीकरण न हम देते हैं न हमारी कोई टीम दे रही है। बाकी आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कहानी अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।